हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोग पीछे की स्लाइड्स में देख पा रहे होंगे कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट दूसरा लगाने जाने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेट फर्स्ट लगा चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप फ्यूचर स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा भी इससे पहले हम बिहार डीएलएड 2026 के कुछ सेट लगाए थे, उस सेट को भी आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, हम हर सेट में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो जान ही रहे होंगे कि बिहार डीएलएड में साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी 20 प्रश्न को हम क्या करेंगे, उसी 20 प्रश्न को हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, मतलब कि जितने भी हम प्रश्न लगाएंगे वो कभी ना कभी बिहार डीएलएड में पूछे गए हैं। और ऐसा आप एनालाइज करेंगे कि ये प्रश्न रिपीट होते हैं, मतलब कि जितने भी हम प्रश्न लगाएंगे ये प्रश्न पहले भी आए हैं और अब आने पहले भी आए हैं, अभी आने का भी संभावना है। सो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सो आज का पहला प्रश्न क्या है? आज का पहला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह है, मतलब कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारा की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है? सप्तऋषि है, मृग है, वृश्चिक है या वृष है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ये ध्रुव तारे कौन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे ध्रुव तारा क्या होता है। तो ध्रुव तारों को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि पहले के जो लोग थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए उनको रात्रि में, दिन में तो वो समझ जाते थे, दिशा की उनकी ज्ञात हो जाती थी सूर्य के माध्यम से। ऐसा जानते थे कि जो सूर्य है वो पूरब दिशा में, लेकिन रात्रि में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ध्रुव तारा, जिस तरह से सूर्य पूरब दिशा में उगता है उसी तरह ये जो ध्रुव तारा है आपको रात में उत्तर दिशा में दिखेगा। मतलब कि ध्रुव तारा कहाँ है? ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में आपको देखने को लिए मिलेगा। और ऐसा आप कभी ना कभी देखे होंगे। तो ध्रुव तारा है वो अपने, बाकी सब तारे क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसा लगता है कि गमन करते हैं, लेकिन ध्रुव तारे में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ध्रुव तारा ये हमको पहले के समय में हमको दिशा दिखाने में मदद करता था। आज तो हम दिशा की जानकारी ले चुके हैं, लेकिन उस वक्त लोगों की जानकारी नहीं थी, तो ध्रुव तारा के माध्यम से इधर से उधर जाते थे। तो यहाँ पे यही प्रश्न पूछ रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो आप कैसे जानिएगा कि यही ध्रुव तारा है? हम तो बता दिए कि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में यह पूछ रहा है कि ध्रुव तारा को संकेत कौन करता है। मतलब कि उत्तर दिशा में भी कुछ ऐसे तारे थे जो ध्रुव तारा को संकेत करते थे, जिसको हम सप्तऋषि कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सप्तऋषि। मतलब कि सप्तऋषि किसको बोलते हैं? मतलब कि 7 तारों के समूह को सप्तऋषि बोलते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे 7 तारे थे, 1 2 3 4 एंड देन कुछ ऐसे करके 7 तारे होते हैं। और ये इमेजिनेशन के अनुसार से हम क्या करते हैं, इसको हम खुद से मिला देते हैं। और ये क्या हो गया, ये एक बॉक्स के आकार का हो गया और इसका एक टेल के आकार का हम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। और इसके जस्ट सामने क्या पाया जाता है, इसके जस्ट सामने जो तारा पाया जाता है जो चमकीला होता है उत्तर दिशा में, उसी तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। मतलब कि ध्रुव तारा को यहाँ पे क्या करा है, ध्रुव तारा की ओर संकेत करने वाला कौन सा है? तो ध्रुव तारा को संकेत करने वाला ये जो सप्तऋषि है, ये सप्तऋषि ही क्या करता है, ध्रुव तारा को संकेत करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ध्रुव तारा को किस तरह से सप्तऋषि संकेत करता है। और ये जो 7 जो तारे हैं उनका अपना अपना अलग नाम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है मृग भी एक तरह का तारा है। और इसका उपयोग, मतलब ये जो मृग हो गया, वृश्चिक हो गया, वृष हो गया, ये भी एक अलग अलग तरह के तारों का ही नाम है। जैसे मृग का नाम किसके ऊपर पड़ा है? तो ये जो मृग है इसका नाम क्या कहा जाता है, हिरण के ऊपर रखा गया है। हिरण को संस्कृत में मृग कहते हैं। तो जिसका कुंडली के बारे में आप सुनेंगे, कुंडली जो होता है या वास्तु का वो किस पे बनाया जाता है, तो वो सब तारे के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये जो मृग का अर्थ क्या हो गया, हिरण। तो हिरण का जो बोलते हैं ना कि आपका जो गोत्र हो गया या आपका जो भी कहा जाता है वो हिरण। या इसी तरह वृश्चिक का क्या होता है, बिच्छू को हम
वृश्चक, और ये भी क्या है, ये भी सेम काम करता है और इसका भी नाम तारा ही है। एंड नेक्स्ट बात करें तो ये जो वृष हो गया, वृष को शायद बुल कहते हैं, मतलब कि सांड के लिए शायद वृष का उपयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये भी सब एक तरह का तारा ही है और इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम अपने कुंडली को देखने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में पूछ रहा है कि भारी जल वह जल होता है, मतलब कि भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थित रह जाता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेव लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप लेता है, या जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, भारी जल वह होता है, मतलब कि जल का फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O क्या है, H2O जल का फॉर्मूला है। क्या है, जल का फॉर्मूला। तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो जो H2O में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है। एक होता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है H1 उसके बाद होता है H1 और ये एक होता है H1 जिसको नाम हम भूल गए हैं। इसका 3 आइसोटोप होता है। तो जो भारी प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, सॉरी याद है क्या, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम, मतलब कि ये जो पहला है H1 इसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोट्रियम बोलते हैं, इसको प्रोट्रियम बोलते हैं। वही बात करें कि H1 को क्या बोलते हैं, तो इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम, इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं। और यही बात करें इसको ट्यूट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूट्रियम। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हाइड्रोजन के आइसोटोप है। यदि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि आइसोटोप किसके कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। तो इसका परमाणु भार, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है 111, ये और ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों परमाणु संख्या है, लेकिन जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसका परमाणु भार है। और परमाणु भार किस पर निश्चित निर्भर करता है, तो परमाणु भार हम आपको पढ़ाए थे कि परमाणु भार किस पर निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। मतलब कि इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन होते हैं। वही बात करें कि जो ड्यूटियम होता है, ड्यूटियम में 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और ट्रिटियम में 3 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसको जो H12 मतलब कि जो ड्यूटियम होता है, ड्यूटियम से जो ऑक्सीजन का मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं भारी जल। तो भारी जल के किसके कारण होता है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारी जल वह जल होता है जिसका आइसोटोप ले लेता है, जिसका स्थान आइसोटोप ले लेता है। तो मतलब कि भारी जल का फॉर्मूला की बात करें तो भारी जल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भारी जल का भी फॉर्मूला तो H2O ही होगा, लेकिन H2O का जो H2O में जो हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन होगा वो प्रोटियम ना होकर ड्यूटियम होगा और इसका परमाणु भार 2 होगा। और ये बता देते कि जो ड्यूटियम होता है, ये ड्यूटियम को हम नहीं पी सकते। यदि आप ड्यूटियम को हल्का फुल्का किसी मात्रा में गलती से पी लेते हैं तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अधिक मात्रा में पीते हैं तो आपका जो कोशिका है वो आपके कोशिका को ब्लॉक कर देगा, और कोशिका के ब्लॉक हो जाने से क्या होगा, आपको बीमारी हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो ड्यूटियम का उपयोग कहाँ होता है, तो इसको हम लैब में उपयोग करते हैं। जितने भी परमाणु बनते हैं, बड़े बड़े परमाणु को अलग अलग तोड़ा जाता है, उसके में किसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम प्रोटियम का उपयोग करते हैं, मतलब कि भारी जल का उपयोग करते हैं। आई थिंक आपको यह समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव, मतलब कि जो परमाणु नाभिक होता है उसके अवयव, मतलब कि अवयव का अर्थ क्या हो गया कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अब हम समझते हैं कि मानिए कि ये एक परमाणु हो गया, ये क्या हो गया, ये एक परमाणु हो गया, और ये किसका परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है। ये किसका परमाणु है, ये किसका परमाणु है, सोडियम एक धातु है, उस धातु का ये क्या है, परमाणु है। और ये क्या हो गया, ये इसका कोष हो गया। कोष मतलब ये क्या हो गया, ये इसका
सेल हो गया और ये परमाणु हो गया। तो आप पढ़े होंगे कि एक परमाणु के अंदर मतलब कि एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है। तो एक परमाणु के नाभिक में, इसको मिटा देते हैं, एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है। तो एक परमाणु के नाभिक में पहला तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। वही बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के कोष मतलब कि जो उसकी कोशिका होती है, मतलब कोष होता है, जो उसका ऑर्बिट होता है उसमें क्या करता है, उसके ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहता है। तो ये सब जो हम क्रॉस के सिग्नेचर से दिखा रहे हैं, ये क्रॉस के जो सिग्नेचर से दिखा रहे हैं क्या है, तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक के अवयव। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित है। पहला तो प्रोटॉन है, पहला क्या है, पहला प्रोटॉन जिसको हम P से दर्शाए हैं, और P प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन को N से दर्शा रहे हैं और ये उदासीन होता है, इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। वही बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन की हमको बात करना ही नहीं है, यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही सिर्फ समझेंगे। तो यहाँ पे इसके नाभिक में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। मतलब कि जब 20 वर्ष मतलब कि एक मानव की उम्र 20 वर्ष होती है, उस वक्त मनुष्य के शरीर में, उस वक्त 20 वर्ष के मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो उस वक्त 300 होती है। लेकिन वही बात करें कि एक वयस्क या एक बुजुर्ग इंसान के जैसे जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे शरीर की हड्डियां कितनी हो जाती हैं, तो वो हो जाएगी 200। यदि प्रश्न में पूछता है कि एक बुजुर्ग इंसान या एक मतलब कि 35-40 वर्ष के इंसान में कितना हड्डियां होती है, तो उस वक्त हम 200 मानेंगे, क्योंकि अलग अलग कोशिका, अलग अलग हड्डियां जुड़ जुड़ के एक हड्डी का निर्माण ले लेता है, और वो घटते घटते कितना हो जाता है, 300 से 200 हो जाता है, सॉरी 206 हो जाता है, 200 नहीं 206 होता है। तो ये क्या हो गया, एक मनुष्य एक 20 वर्ष की मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है, तो वो होती है 300। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, HIV द्वारा होने वाला रोग, मतलब कि HIV जो बीमारी होता है, आपके उसके पढ़े होंगे, ह्यूमन इम्यूनी डिजीज करके कुछ फुल फॉर्म होता है उसका होने वाला रोग क्या है, उससे क्या होता है, क्षय रोग होता है, आतशक होता है, एड्स होता है, इसको क्या लिखते हैं, AIDS, एड्स होता है, या क्या होता है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV जो बीमारी है, इससे हमारा क्या होता है, जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने वाला जो इम्यूनिटी होता है वो धीरे धीरे हमारा बॉडी खोने लगता है। किसके कारण, HIV बीमारी के होने के कारण। HIV बीमारी होने के कारण हमारे बॉडी में जो स्ट्रेंथ होता है बीमारियों से लड़ने के लिए, क्या कहा जाता है, HIV जो हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में ताकत होता है वो धीरे धीरे खोने लगता है। और जैसे जैसे हम बीमारी बढ़ने लगे, HIV बीमारी आपके शरीर में बहुत ज्यादा अंतिम स्टेज पे चल जाएंगे, तो वो बीमारी किसका रूप ले लेगा, तो वो बीमारी एड्स का रूप ले लेगा। तो वो एड्स की बीमारी क्या, एड्स का फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या है, HIV का अंतिम चरण है। और एड्स HIV बीमारी मतलब कि HIV एड्स किसका भाग है, HIV का भाग ही है। तो जो HIV क्या एक तरह से वायरस है, तो ये होता कैसे है, तो ये किसी के छूने खांसने या मच्छर काट लेने से नहीं होता है। इसके होने के पीछे आप यदि आप किसी और का ब्लड आपके शरीर में आ जा रहा है उसके कारण से हो जाएगा। एक ही इंजेक्शन किसी और इंसान को वो इंजेक्शन पड़ा है और वही इंजेक्शन आपको पड़ जाएगा, तो उससे भी क्या हो सकता है, उससे भी आपको एड्स बीमारी मतलब कि HIV बीमारी होने का डर होगा। यदि आप हजामत करवाने गए और दूसरे का ब्लेड यूज किया हुआ आपके शरीर पर भी यूज किया जा रहा है, और यदि आपके शरीर में कट जा रहा है और कटने के बाद उसका ब्लड जो लगा हुआ आपके शरीर में आ जाता है, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपके एक HIV बीमारी होने का एक कारण बन सकता है। या इसके अलावा यदि किसी महिला को क्या होता है, एड्स बीमारी ऑलरेडी है और यदि वो संतान को जन्म देती है, तो हो सकता है कि उसको भी एड्स बीमारी हो, या उसको या किसी
गैर अति से आप अति संबंध बनाते हैं, तो संबंध बनाने से जो ऑलरेडी एड्स है तो आपको भी एड्स बने, तो ये सब क्या हो गया, एड्स की बीमारी होने के कारण हो गए। और एड्स क्या है, HIV का अंतिम चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो 100 वाट का बिजली का बल्ब, मतलब कि एक 100 वाट का बिजली का बल्ब है और यदि उसको 10 घंटे तक जलाते हैं तो बिजली का खर्च कितना होगा, 0.1 इकाई, 1 इकाई, 10 इकाई या 100 इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्या है, 100 वाट का एक बिजली का बल्ब है, उसको हम कितना देर तक जलाते हैं, 10 घंटे तक जलाते हैं, तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिजली का खर्च, इसका फॉर्मूला होता है बिजली का खर्च बराबर, बिजली खर्च बराबर क्या होता है, बिजली का खर्च बराबर होता है बिजली खर्च बराबर क्या होता है, एक तो हो जाएगा आपका वाट इंटू घंटा, क्या हो जाएगा, वाट इंटू घंटा अपॉन 1000। ये क्या हो गया, ये जो है इसको 1000 से इंटू करेंगे। ये क्या है, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, बिजली खर्च का फॉर्मूला है। यदि आपको बिजली के खर्च के खर्च का निकालना है तो उसको कैसे करेंगे, वाट को घाट लिख दिए, सॉरी इसको घाट लिख दिए हैं, इसको वाट लिखना है ना, तो घाट लिख दिए हैं, क्या हो जाएगा, वाट, वाट इंटू घंटा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, वाट इंटू ये घंटा होगा, घंटा, वाट इंटू घाट नहीं होगा, घंटा होगा, वाट इंटू घंटा इंटू 100। तो यहाँ वाट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है, हम इसको 100 लिख दे रहे हैं। उसके अलावा घंटा कितना है, 10 घंटा इंटू 1000, तो ये कितना है, 1 0 से 1 0 कटा और ये 2 0 से 2 0 कटा, मतलब कि 1/1 इक्वल टू 1। तो ये कितना खर्च हुआ, 1 इकाई, मतलब कि 1 इकाई, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मतलब कि जो पानी का घनत्व होता है वो अधिकतम कहाँ होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है या -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है हम बता देते हैं, 10⁻³ kg मीटर क्यूब। इतना ज्यादा क्या होता है, इतना ज्यादा घनत्व होता है जल का, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पानी उबल कर गैस का रूप ले लेता है। और वही बात करें कि मतलब कि ये क्या होता है, क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल पानी का रूप ले लेता है, मतलब कि जल बर्फ का रूप ले लेता है। और ये यही पूछ रहा है कि अधिकतम घनत्व, तो वो 10⁻³। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में करा है भू पापड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या, मतलब कि भू पापड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो तत्व है ऑक्सीजन। वो तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीओपी के भी नाम से जानते हैं। पीओपी, जो हमारे घर में जब हमारा घर इमारत को बनाया जाता है तो उसमें पीओपी का उपयोग किया जाता है। तो क्या करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उस सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। और इसका निर्माण कैसे होता है, हम इसको क्या कहा जाता है, इसको CaSO4.2H2O को तोड़ के ½ H2O में बना के क्या करते हैं हम उसको 125 डिग्री, मतलब कि CaSO4 क्या है, CaSO4.2H2O को क्या करते हैं हम 125 डिग्री सेल्सियस तक, 125 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और इतना गर्म करने के पश्चात क्या होता है, इसका इतना गर्म करने के पश्चात हमको CaSO4.12H2O बन के मिलता है। इसको क्या किस नाम से जानते हैं, इसको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, CaSO4.12H2O। हम नाम को भूल रहे हैं,
इसका नाम आप सर्च कर सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं, अभी नाम भूल रहे हैं। तो इसको इतना गर्म करके 125 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद किसका निर्माण ले लेता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर लेता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, तो जैसा कि हम बताएं कि इमारत बनाने में किया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का हड्डी टूट जाता है, यदि आप स्पोर्ट खेल रहे होंगे या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या गिर पड़ जाता है तो उसे क्या हो जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो जो डॉक्टर उसको क्या करता है, प्लास्टर कर देता है, बोलते हैं कि प्लास्टर हो गया। तो प्लास्टर में जो यूज किया जाता है वो किसका होता है, पीओपी ही होता है। इसके अलावा जो खिलौना बनाया जाता है, टॉय बनाया जाता है, उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी पीओपी का उपयोग किया जाता है। मूर्ति बनाने में पीओपी का उपयोग किया जाता है। ये क्या हो गया, ये सब इसका उपयोग हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O को 2H2O को तोड़ के क्या बनाया जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में से उपस्थित है, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो यदि आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, सिरका में कौन सा उपस्थित रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो कल के वीडियो में भी हम बताए थे, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस, फ्यूचर स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में, तो वहां पे आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो वो होता है एसिटिक अम्ल। जो एसिटिक अम्ल है वो किसमें उपस्थित होता है, सिरका में उपस्थित होता है। सिरका को विनेगर के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, विनेगर। विनेगर, ये वही विनेगर है जिसको आप चाउमीन में डालकर खाते हैं, तो वही विनेगर जिसको सिरके के नाम से हिंदी में सिरका और विनेगर भी कहते हैं। इसके अलावा ये एसिटिक अम्ल के कारण क्या होता है, ये खट्टा होता है विनेगर। उसके अलावा बात करें ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारा जो अमाशा है खट्टा अमाशा, जो HCl पाया जाता है, HCl के बारे में जानोगे। और सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल के बारे में हम बताए थे, नींबू के बारे में बताए थे। जो नींबू होता है या संतरा होता है वो खट्टा किसके कारण होता है, तो वो सिट्रिक अम्ल के कारण होता है, साइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ध्वनि का वायु में वेग का अनुपात, मतलब कि जो हमारा साउंड है उसका क्या कहा जाता है, वायु में उसका अनुपात कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 मील पर मिनट, 330 मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हम बता दें कि ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग की बात करें तो ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में अधिक होता है, उसके बाद द्रव और गैस। मतलब कि ध्वनि को गमन करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, गमन करने के लिए उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये ठोस में अधिक गमन करता है, द्रव में कम करता है और गैस में कम करता है। तो ये बात करें कि ध्वनि का वायु में वेग की बात करें तो वायु में इसका वेग कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकेंड। वही बात करें कि जल की बात करें कि इसका जल में कितना होता है, तो जल में लगभग 1493, जल में इसका बात करें, जल में इसका अनुपात होता है 1493, मतलब कि मीटर प्रति सेकंड, 1493 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि लगभग 1500। और वही बात करें कि लोहा, आयरन, जो आयरन होता है उसमें होता है 5130 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कि 5130 मीटर प्रति सेकंड, या आप इसको 5100 मान लीजिए या 5150 मान लीजिए, इतना ये ठोस में होता है। मतलब कि लोहा क्या होता है, मतलब कि ठोस में अधिक होता है, द्रव में इतना और गैस में 330 मीटर प्रति सेकंड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए हर एक शब्द समझ में आ रहे होंगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा पढ़ाया जा रहा है। और आप प्लेलिस्ट से फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करके आप बिहार DLED 2026 की तैयारी कर सकते हैं, वहां पे लाइव क्लासेस कराए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय। तो बहुत ही इजी प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती में पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट 5 सेकंड या 6 सेकंड। तो यहाँ पे कितने दिया, 8 मिनट 5 दिया हुआ है, 8 मिनट, और ये जो पॉइंट में जो 5 दिया हुआ है वो सेकंड बता रहा है। तो 8 मिनट 5 सेकंड लगता है
वही बात करें कि सूर्य के मतलब कि प्रकाश की सूर्य के प्रकाश की वो धरती की सतह पर मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है या प्रकाश की चाल की बात करें तो जिस तरह से प्रकाश की चाल की बात करते हैं तो कितना होता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁷ मतलब कि 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड कितना होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसको गमन करने के लिए किसी भी तरह के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये किसका हो गया प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है मतलब कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है उसमें क्या मिलाया जाता है कार्बन की मात्रा मैग्नीशियम की मात्रा सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो आप क्या कीजिए आप इसके जवाब को कमेंट में बताइए या आप देखिए कि इसका कौन सा जवाब होगा। तो जो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है तो होता है कार्बन की मात्रा। जो कार्बन होता है कार्बन की मात्रा को बढ़ाकर स्टील में क्या किया जाता है तो स्टील को कठोरता प्रदान किया जाता है मतलब कि उसको ठोस बनाने के लिए किस चीज का मिलान करते हैं तो हम कार्बन को मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग कहाँ होता है यहाँ क्रोमेटोग्राफी मतलब कि हम पदार्थ पढ़ाए थे केमिस्ट्री में हम पदार्थ के बारे में पढ़ाए थे। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो हम उसमें बताए थे कि क्रोमेटोग्राफी की मदद से हम क्या करते हैं मिश्रण को अलग करते हैं मतलब कि किसी मिश्रण को मिला होता है तो उस मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए गलत पदार्थों की संरचना निर्धारण के क्रम में ये भी गलत रंगीन पदार्थों के प्रभाजयसवन गलत एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। तो ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा मतलब कि मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है घरेलू एलपीजी मतलब कि जो हमारा घरेलू एलपीजी है उस घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं इनका प्रयोग निर्बाध नहीं होता ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित मतलब कि ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस की मात्रा को क्या कर सकते हैं प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा है कि प्रकाश विकरणों की प्रकृति होती है मतलब कि जो प्रकाश विकरण है उसकी कैसी प्रकृति होती है तरंग के समान कण के समान तरंग एवं कण दोनों के समान या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तब यदि प्रकाश के डिफिनीशन को पढ़ेंगे तो प्रकाश का डिफिनीशन क्या होता है प्रकाश एक तरंगीय वेग है मतलब कि प्रकाश कैसे गमन करता है तो एक तरंग के रूप में गमन करता है ऐसे 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 जैसे कि आप एक ढेले मतलब कि एक पत्थर या एक ढेला को आप क्या करते हैं जल में जब फेंकते हैं तो क्या होता है एक तरंग के रूप में उठता है इस तरह से तरंग बनाता है उसी तरह से क्या होता है उसी तरंग के रूप में प्रकाश भी गमन करता है और ये जितने भी तरंग होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आप प्रकाश चैप्टर लाइट चैप्टर जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है उसमें ये दिया हुआ है। तो तरंग के समान और कण के समान मतलब कि तरंग एवं कण दोनों के समान ऑप्शन सी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो तरंग के समान भी होता है और वो कण के समान भी होता है मतलब कि वो कण से भी बना हुआ है तरंग से भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है ठोस पानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड निर्जल बर्फ या ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जो शुष्क बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का रूप है। और आप यदि ऊर्ध्वापातन पढ़े होंगे जिसको हम पढ़ाए हुए हैं ऊर्ध्वापातन में हम क्या बताए थे ऊर्ध्वापातन में हम बताए थे कि कोई ठोस पदार्थ डायरेक्ट गैस के रूप में ले लेता है उसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। तो जो शुष्क बर्फ होता है वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप लोग अभी शादी विवाह में देखे होंगे कि जो जब दूल्हा दुल्हन इंटर करती है वहां पे क्या होता है फॉग की तरह निकलता है वो क्या होता है वो शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ डायरेक्ट लिक्विड का रूप न लेके गैस का रूप ले लेती है और वो किसका बना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसके बारे में आप जान रहे होंगे
कि आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वो है 78%, मतलब कि ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 82, ये सब क्या है, ये सब गलत है। वही पूछता कि वायु का ऑक्सीजन का प्रतिशत, ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछता है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, अभी कहीं कहीं 20% बताता है, कहीं कहीं 21% बताता है। यदि ऑप्शन में 21% है तो 21 मार्क के आइए, 20% है तो 20% मार्क के आइएगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का पूछता है CO2, और ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, 0.003 0.03% किसका परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायु में पाया जाता है, नाइट्रोजन का 78%। क्वेश्चन नंबर 19 की बात